अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए एक तहलका खेज जो कहानी लाए हैं वो 2018-2017 में होने वाली तमाम उस सियासत की जो फौज ने की, जिसका एतराफ़ जनरल कमर बाजवा खुद भी कर चुके हैं कि फरवरी 2021 तक फौज सियासत मैनेज कर रही थी। तो अब जो कहा जा रहा है कि जी जनरल फैज़ ने मियां नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करवाया, नून लीग की हुकूमत गिरवाई, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया। जनरल फैज़ कह रहे हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं था, आर्मी चीफ की पॉलिसी होती है, मैं तो एक मेजर जनरल था। तो हमने कहा फिर ज़रा आवाम को बताया जाए कि कौन कौन से जर्नैल थे जो इस तमाम मिशन कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ और ये नून लीग पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर कराओ और इन लोगों को जेलों में डलवाओ, इनकी क़यादत को डिसक्वालीफाई करवाओ, इन पर केसेस बनवाओ। ये जो इतना, जैसे कहते हैं ना, जज्बे से भरपूर ये जो ऑपरेशन चला रहे थे, ये कौन कौन से जर्नैल चला रहे थे और किस किस जर्नैल का क्या क्या किरदार था, कहाँ कहाँ पे कौन क्या क्या खेल खेल रहा था, ये ज़रा हमने कहा उन तमाम किरदारों को आपके सामने लाया जाए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे इनको, और जो चंद एक लोग जानते हैं वो भी नाम नहीं ले रहे। यानी कि ना मरीम नवाज साहबा नाम ले रही हैं, ना मियां नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। एक जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात की जा रही है, जो कि नो डाउट जनरल फैज़ हमीद का किरदार बहुत बदबूदार है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि नाम लेने हैं तो फिर सबके लें, कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ करें। तो वो कौन कौन है जिनके खिलाफ बनना चाहिए, ज़रा वो हम आपको बता देते हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है, असद तूर अनसेंसर्ड तो है ही अनसेंसर्ड इसलिए कि आपको वो खबर दी जाए जो कोई नहीं देगा या जिस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं करेगा। तो हम कर लेते हैं बात, क्या है इसमें कौन सी ऐसी बात है, बोलना तो सच ही है इस मुल्क में। तो देखिए, ये जो जनरल कमर बाजवा जब आर्मी चीफ बने, तो अब बात यह है कि फौज 2010-11 से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हटाओ और इमरान खान लाओ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। जनरल पाशा काम करते रहे उसके ऊपर, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम काम करते रहे, दोनों DDI सही रहे हैं। और फिर 2014 के धरने और वो 2011 के जलसे और सब कुछ एक पूरा एक वो माहौल क्रिएट किया गया हुआ था, लेकिन गिर रहे नहीं थे ये दोनों। तो फिर जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ बने। अब वो जब आर्मी चीफ बने तो चीज़ ये थी कि उनके बारे में एक तासुर था कि यार इन पर एक अहमदी का इल्ज़ाम लगा के इनको कंप्रोमाइज़ किया गया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इनको आर्मी चीफ बना दिया। तो ये सोचेगा तो सही कि यार मुझ पर अहमदी का भी लगा और उसके बावजूद मुझे नवाज शरीफ ने बनाया आर्मी चीफ, तो ये तो उन्हीं का लायल होगा। और फिर ये भी था कि जनरल बाजवा के बारे में आपको पता है, उन दिनों में खबरें भी चलती थी कि जी उन्होंने काकूल अकेडमी में खिताब में कहा कि जनाब, जब उनसे कोई आर्मी चीफ बनने से पहले की बात है कि उनसे कोई सवाल हुआ कि ये सियासतदानों ये चोर हैं ये वो, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ दें, हमारा भी इतना ही किरदार है इस मुल्क की तबाही में जितना सियासतदानों का है। फौज ने भी इस मुल्क में 3 मार्शल लगाए हैं और 40 साल के करीब हुक्मरानी की है, तो छोड़ दें, मुल्क टूटा फौज की उसमें था। तो इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो बड़ा उनके बारे में था कि शायद ये बड़े प्रो डेमोक्रेसी और सिविलियन सुप्रीमेसी और फौज को आईनी हदूद में रखने वाले जर्नैल है। तो वो जब आर्मी चीफ बने तो उसी वक्त जो फौज में जो की लोग थे, जो अहम पोजीशंस पर बैठे, वो और आई सही वालों ने डिसाइड किया कि यार ज़रा जनरल बाजवा को का दिमाग ज़रा सेट करना है, इनको उस जगह से उठा के उस जगह पे लाना है जो इदारे की सोच है। तो होता है था कि जनरल बाजवा कहते हैं कि पहले जो 4-5 उन्होंने मुख्तलिफ कोर्स के दौरे किए, वहाँ पे जो ऑफिसर से वो डिस्कशन करते थे और उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे, उसमें जो यंग ऑफिसर होते थे तो ISI 4-5 ऑफिसर्स प्लांट कर देती थी या MI प्लांट कर देती थी या वहाँ का कोर कमांडर प्लांट कर देता था। और वो उठ के कहते थे कि सर देखें, ये कैप्टन मेजर और कर्नल इस रैंक के ऑफिसर होते थे, वो कहते सर देखें, ये मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है,
ये सारे चोर हैं और हमें कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वरना ये मुल्क नहीं बचेगा इन चोरों के हाथों में, तो मुल्क बेच देंगे और फलान और ये और वो पूरा एक उस किस्म का एक घड़ते थे एक बयानिया। अब वो जनरल बाजवा सुनते थे, हर कोर में 4-5 ऐसे उनसे क्वेश्चन होते थे, उनको 4-5 ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिलती थी सुनने को। तो जब 4-5 कोर्स के दौरे हो गए तो उसके बाद जनरल बाजवा ने सोचा कि है वाकई मेरी सोच गलत है, मेरा इदारा तो कुछ और सोचता है और वाकई यार ये चोर है। अच्छा, तो वो इस किस्म के हालात पैदा हो गए। उसके बाद 2016 में पनामा हो चुका था। उसके बाद फिर जनरल बाजवा की ब्रीफिंग्स का एहतमाम किया गया आईएसआई की तरफ से। उसमें उनको मजीद जहर भरा गया कि इन्होंने ये करप्शन की हुई है, यहाँ पे जायदादें हैं, यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट्स में इनके, और फलान है, ये है, वो है। उनका मजीद जहन पक्का किया गया कि और उसके बाद कहते हैं कि एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें कहते हैं कि वहाँ पे जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने कहा यस दिस इज़ द टाइम, हम इसको नहीं जाने देंगे नवाज शरीफ को यहाँ से। तो वो जनरल बाजवा भी कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा हाँ नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। अब उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के मिशन पर काम शुरू हुआ। अब वो टास्क जनरल फैज़ हमीद को दिया गया और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद डीजीसी होते थे, आईएसआई के मेजर जनरल थे। और जो जनरल नवीद मुख्तार जो डीजीआईएसआई थे और मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार मियां मुनीर के वो भाई भी थे, तो उनको फौज ने कहा कि आप साइड पर बैठ के दही खाएं, हम नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। और उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी कि आपने जो करना है ये करें, खुद मुझे इससे दूर रखें। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आप डीजीआईएसआई के तौर पे आप बस अपना टेन्योर पूरा करें और आप बैठ के दही खाएं, हमने जनरल फैज़ हमीद को इस काम पर लगा दिया, वो करेगा। अब फिर जब वो सारा मिशन वगैरह मुकम्मल हो गया तो 2018 के इलेक्शन का वक्त आया। तो अब हम आपको नाम बताते हैं कि कौन कौन लोग उस वक्त लगे हुए थे सारे। जो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे आमिर रियाज, कोर कमांडर कोयटा भी रहे साउदर्न कमांड से, उनको कोर कमांडर लाहौर बनाया गया और उनका टास्क था कि पंजाब के इलेक्शन और खुसूसन लाहौर को आपने मैनेज करना है। तो ये जो ज़रा बताते हैं कि मुबैना तौर पर आमिर रियाज साहब ने पूरा पंजाब को लीड किया मैनेज करने में, और इतना लीड किया कि उन्होंने अपने मामू भी जितवा दिए इलेक्शन एक, ठीक है। तो ये भी थे एक। उसके अलावा आपको पता है एक कोयटा का इलेक्शन और बलूचिस्तान को मैनेज करने के लिए पूरी वहाँ पे नून लीग तोड़ी गई, बाप पार्टी बनाई गई, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने किया, ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल आसिम सलीम बाजवा पनामा ट्रायल चल रहा था, ठीक है, और या उसके बाद मुझे क्यों निकाला कि मियाँ साहब एक कैंपेन चला रहे थे, तो वो कोर कमांडर कोयटा थे, पूरा बलूचिस्तान उनके अंडर था। और उसी वक्त वो इतना पैसा बना रहे थे कि उनके बच्चे अमेरिका में अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर रहे थे, प्लाजे खरीद रहे थे, पिज़्ज़ा चेन्स खरीद रहे थे, पापा जॉन्स, ठीक है। तो पापा जॉन्स बनाने वाले अपने पापा जनरल आसिम सलीम बाजवा को उनके ट्वीट्स के नीचे वो चीकू शीकू पता नहीं क्या उनके नाम थे, कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं छोड़ना इन गंजे चोरों को, शरीफों को, ये वो। हालांकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार तुम तो ना कमेंट करते, तुम्हारा तो मुबैना तौर पर बाप हराम कमा के तुम्हें बाहर भेज रहा था और तुम लोग उससे जायदादें बना रहे थे और कारोबार खड़ा कर रहे थे। तुम भी यार मतलब कमेंट करते रहे, कम से कम तुम तो ना कमेंट करते, बाकी कोई कर लेता। लेकिन बहरहाल उनको भी कोई गैरत शर्म नहीं थी। तो वो जनरल आसिम सलीम बाजवा भी शरीफों के खिलाफ, जरदारियों के खिलाफ अलम जहाद लेके खड़े हुए थे और साथ से जेब में पैसे निकाल निकाल के बाहर भी भेज रहे थे। तो वो भी थे इसमें शरीक। फिर जो भी हाल ही में रिटायर होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रजा, ये उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल होते थे,
ये भी बड़े जोश और जज्बे से इस मिशन का हिस्सा थे निकालने का। फिर जनरल हुमायूं अजीज़ लेफ्टिनेंट जनरल से ये भी रिटायर हुए, लास्ट कोर कमांडर ये कराची थे, तो ये भी कराची और सिंध की हद तक, मैनेजमेंट के हद तक ये भी बड़ा एक्टिव थे, इनका किरदार था। फिर हमारे हरदिल अजीज़ DGI-SPR रहे और अभी आजकल कोयटा के कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, ये सब मेजर जनरल होते थे, फिर लेफ्टिनेंट होते थे, तो ये भी बड़े शरीक थे रिजेक्टेड ट्वीट वाले, बड़े जोश जज्बे से। ये तो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब पावर में आए तो ये लोगों से, मीडिया के लोगों से मुलाकातें करते थे, उनको कहते थे कि अब आप देखना, अब मुल्क यूं ऊपर जाएगा, नवाज शरीफ हमने निकाल दिया है, इमरान खान हम ले आए, अब देखना मुल्क यूं ऊपर जाएगा। लाइक तकरीबन 90 डिग्री के उससे जाविये से ये मुल्क को ऊपर ले जाने का भाषण दे रहे थे। और फिर इसके बाद इन्होंने आके मीडिया को भी कहा कि आपने 6 माह मुस्बत खबरें देनी है और देखें मुल्क कैसे तरक्की करता है। और इन्होंने वो बयान भी दिया था कि तब्दीली का साल है। तो फिर आपने देखा फिर जो जिस तरह मुल्क ऊपर गया, तो ये भी उसी सबका हिस्सा थे, ठीक है। और फिर आप आ जाइए जनरल फैज़ हमीद, तो अब दास्तानें भरी पड़ी हैं कि उन्होंने किस तरह से शौकत सदीकी साहब से जाकर मुलाकात की कि हमारी 2 साल की मेहनत ना ज़ाया करवा देना, ज़मानत दे के नवाज शरीफ और उसको, और इमरान खान को सादिक और अमीन का फ़ैसला उन्होंने जाके लिखवाया, 2 वकीलों के ज़रिए दिया साकिब निसार को जो चीफ जस्टिस था, और उन्होंने फिर वो सुनाया। ये जनरल कमर जवेद बाजवा खुद बताते हैं, ठीक है। फिर जो CGS होते थे जनरल कमर जवेद बाजवा के, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, वो बहुत सरगर्म थे और पूरे जज्बे से लगे हुए थे निकालना नवाज शरीफ को और जरदारी को। उससे पहले वो कराची में पीपल्स पार्टी को बहुत हद तक कट टू साइज करके आए भी थे, MKM को भी कट टू साइज करके आए थे, और हुब्बे इमरान खान में वो बहुत आगे थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर भी इसका हिस्सा थे। फिर जो साउथ पंजाब मैनेज कर रहे थे वो कोर कमांडर मुल्तान थे, उनका नाम है अब्दुल्ला डोगर। इन्होंने भरपूर वो नहीं, वो जो नून लीग के MPs को चपेड़ें लग जाती थी कि टिकट सरेंडर करो, तो वो फिर बाद में चलता था कि जो महकमा ज़राअत वाले आए थे। और फिर इसी तरह नून लीग के जो उम्मीदवारों ने साउथ पंजाब में इलेक्शन से, नॉमिनेशन पेपर के फाइनल होने से, ठीक है, अनाउंसमेंट से, जब वो नॉमिनेशन पेपर वापस लेने के जब आखिरी दिन था, तो आखिरी आधे घंटे में उन्होंने टिकट्स विड्रॉ कर ली थी और नून लीग का टिकट सरेंडर करके आज़ाद खड़े हो गए थे। तो नून लीग के पास वहाँ पे उम्मीदवार ही नहीं रहा था उन हलकों में, तो उसमें बड़ा किरदार था अब्दुल्ला डोगर साहब का। लेकिन बाद में इनकी जनरल कमर जवेद बाजवा से इख्तलाफात भी हो गए और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो इख्तलाफात की बाज़ लोग कहानी सुनाते हैं कि कुछ कहते हैं कि जी अब्दुल्ला डोगर साहब वाली जो साइड के लोग हैं वो कहते हैं कि जी अब्दुल्ला डोगर साहब क्योंकि जनरल राहील शरीफ के चहीते थे, उनके लाडले थे, तो इसलिए जनरल बाजवा ने उनको साइड लाइन किया, तो वो फिर दिल बर्दाश्ता होकर रिज़ाइन कर गए। जबकि जो जनरल कमर जवेद बाजवा वाली साइड के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर अब्दुल्ला डोगर साहब ने कोई पैसे शैसे कहीं खाए थे और शायद कोई अकेले पैसे खा लिए थे, तो उन्होंने कहा, फिर जनरल बाजवा ने इनको कहा चलो भाई, तो फिर ये इनसे रिज़ाइन ले लिया गया। तो इस किस्म कहानियाँ, लेकिन यही बार उस वक्त बड़े एक्टिव थे और सब कुछ कर रहे थे। फिर गुजरांवाला के कोर कमांडर आमिर अब्बासी, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हुब्बे इमरान में ये भी तलवार लेके लगे हुए थे, लेकिन बेचारे GT रोड पे डिलीवर ना कर सके और नून लीग वहाँ पर ओवरऑल मेजॉरिटी लेगी। तो उस पर कहते हैं कि इन्होंने जाके बाद में, पहले तो इनको जब जॉब असाइन की गई तो इन्होंने इनकार नहीं किया और इन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन। लेकिन जब वो नून लीग वहाँ पर से मेजॉरिटी लेगी तो इन्होंने शर्मिंदा से होकर सयाने होकर तो जाके कोर कमांडर्स मीटिंग में जो तोजी पेश की कि मेरे एरिया में क्यों नून लीग बदस्तूर जीती है, तो इन्होंने कहा कि वो असल में ना, ये वहाँ पे इलेक्शन मैनेज तो ISI ने करना था ना, तो वो मैं तो क्या कर सकता था, तो ISI ने जॉब नहीं डिलीवर की, मैं तो मतलब कुछ नहीं कर सका। तो ये सब लोग मुलविस थे। और फिर आपको पता है कि ये जो GT रोड पे एक जो नुकसान हुआ कि पहले जो काफ़ी हद तक इन्होंने इलेक्शंस मैनेज कर लिए हुए थे और जो पॉलिसी थी जो बनाया गया था बाय डिज़ाइन कि हमने इलेक्शन किस तरह मैनेज करना है, जो पूरा जिसे कहते हैं ना वो
मंसूबा था वो ये था कि हम लाइक 23 जुलाई को इलेक्शन था ना, तो था कि 22 जुलाई तक हम लोग रिगिंग करेंगे, कैंडिडेट्स इधर उधर करवाएंगे, धड़े तोड़वाएंगे, लोगों को जेलों में डलवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे और पोलिंग डे को हम फ्री एंड फेयर पोलिंग करवाएंगे, ताकि उस दिन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स वगैरह बैठे होंगे तो हम कहेंगे देखो कितने आराम से लोगों ने आके वोट डाला, हमने किसी को रोका नहीं, इतना पुरअमन माहौल था, लोगों ने पोलिंग किया और उसमें हार गया नवाज शरीफ। हमारा क्या कसूर, लोगों ने वोट आउट किया। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी तो उसने नून लीग के वोटर को दोबारा जिंदा किया और एक सिंपथी की वेव जनरेट हुई। और उस वक्त फिर जब फौज के पास नए लेटेस्ट 3-4 दिन पहले सर्वे आए कि यार ये तो नून लीग दोबारा कम बैक कर रही है पंजाब में, इसका वोटर तो खड़ा हो गया, जो पहले डिसअपॉइंटेड था कि शायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस ही नहीं आएंगे तो बाहर ही जेल में पड़े रहेंगे, सॉरी बाहर ही जलावतन रहेंगे और जेल से भागे रहेंगे, ये तो जेल काट सकते, लेकिन वो तो चल के मुल्क में आ गए गिरफ्तारी देने के, कर लो गिरफ्तार, हम नहीं डरते जेलों से, तो वो वोटर जिंदा हो गया। तो फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है इलेक्शन से वाले दिन भी, पोलिंग वाले दिन भी हम इलेक्शन मैनेज करेंगे और वो ये होगा कि पोलिंग के बाद पोलिंग एजेंटों को उठा के बाहर फेंका जाएगा, वोट काउंट में आरटीएस वगैरह बंद करके ये पूरी एक गेम की जाएगी और फिर पीटीआई को मेजॉरिटी दिलवाई जाएगी। तो फिर ये हुआ उसकी वजह से। तो बात ये है कि हमने नाम शाम तो आपको बता दिए हैं कि कौन कौन लोग उस वक्त मुलविस थे मुबैना तौर पे। तो सीधी सी बात है, देखें ये सारे अब गोल्फ खेल रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 मुरब्बे ज़राई ज़मीन, कई रिहायशी प्लाट, बंगले, कमर्शियल प्लाट, प्लाजे रिटायरमेंट के पर्क्स में लेके चले गए हैं, 10-12 लाख रुपए महाना पेंशन ले रहे हैं, एक एक मुलाजिम मिला हुआ है, एक एक ड्राइवर मिला हुआ है, फ्री बिजली मिली हुई है, फ्री गैस मिली हुई है, फ्री टेलीफोन मिला हुआ है, फ्री मेडिकल मिला हुआ है, ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया इस मुल्क के साथ, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, आइन तोड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से मुल्क आज इस जगह पे पहुंच गया है जहां पे हमें अब रोज लग रहा होता है कि कल दिवालिया करेगा तो परसों को दिवालिया कर देगा ये मुल्क, सिसक रहा है ये मुल्क। मैं और आप इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, इतनी महंगाई है, डॉलर 280 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इंपोर्टेड चीज़ों पर 25% सेल्स टैक्स है, अंदरूनी मुल्क जो बनती हैं उन पे 18% सेल्स टैक्स है, जो स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है जो मार्कअप का वो 20% है, ठीक है, कौमी खजाना ज़मीन से लगा हुआ है, तेल का बहरान नज़र आ रहा है, इस साल शदीद बिजली का बहरान भी आएगा, लोड शेडिंग होगी। तो ये सब कुछ मुल्क इस जगह पे जो पहुंचा है, और आईएमएफ हमारी जैसे कहते हैं बाजू मरोड़े जा रहा है, मरोड़े जा रहा है, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, इंडिया ले गया, ठीक है, हम इधर श्रीनगर हाईवे नाम रखते रह गए, ठीक है। तो अब जो ये हमारे साथ हुई है उसके जिम्मेदार तो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये 7-8 लोग हैं, जनरल फैज़ हमीद, जनरल आमिर रियाज, जनरल नदीम रज़ा, जनरल आमिर अब्बासी, जनरल हुमायूं अजीज़, जनरल अब्दुल्ला डोगर, जनरल बिलाल अकबर, जनरल कमरदद बाजवा, ठीक है, जिनका ये डॉक्ट्राइन था सारा, और ये बाकी सारे मोहरे थे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो इन लोगों की वजह से पहुंचा ना मुल्क इस जगह पे। तो भाई सीधी सी बात है, इनसे ये पर्क्स वापस लिए जाए, इनकी ऐशी बंद की जाए, इन सबको आर्टिकल 6 में ट्राई किया जाए, इनका ट्रायल हो, इन लोगों को सजाएं मिलें, और आर्टिकल 6 की सज़ा, आइन से गद्दारी की सज़ा, मुल्क से गद्दारी है और उसकी सज़ा सजाए मौत है, वो इनको सजाए मौत मिले, इन लोगों को तल्फ किया जाए, ठीक है, इन गंदे अंडों को। और इसके लिए फ़ौज के इदारे को भी इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको ये होना चाहिए कि यार इन लोगों की वजह से फ़ौज के इदारे का भी इमेज तबाह हो गया। आज जितनी फ़ौज अनपॉपुलर है पूरे मुल्क में कभी भी नहीं थी, ठीक है। तो उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए कि यार इनको वाकई आप तल्फ करें, और उससे ये होगा कि दोबारा फ़ौज का इदारा भी कभी आइन गैर आइनी मुदाखलत नहीं करेगा, और जैसे कहते हैं मुल्क में हमेशा के लिए एक
इबरत का मुकाम भी क्रिएट होगा। जो लोग आइन से मावरा सोचते हैं उनके लिए एक डिटरेंस सेट हो जाएगा। तो इन लोगों को फांसी से लगाई जाए और इनकी जो तल्फ किया जाए इनको, इन गंदे कीड़ों को। और इनकी जहाँ भी मतलब कोई मतलब वैसे तो इनकी उसामा बिन लादेन की तरह इनकी तो लाशें भी समुद्र में फेंक देनी चाहिए, दोबारा कोई मिले ना इनमें से, क्योंकि इनकी कब्र पे फातिहा ना कह सके। लेकिन चलिए हम कहते हैं कि मैयत की बेहुरमती ना हो तो आप कहीं पे भी इधर उधर दफना दें, लेकिन बगैर कतबों के, किसी को पता ना हो यहाँ पे कौन पड़ा हुआ है। वो हाल मत कीजिएगा जो या खान का या जनरल मुशर्रफ का किया था कि उनको फिर भी झंडों में लपेट के दफनाया जा रहा था। डोंट डू दिस, बट इन लोगों को सजा दें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।